हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं माही शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ मैथ इकोनॉमिक्स में। इस चैनल पर आपको मिलती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट से हाई कंसेप्ट तक की वीडियोस। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा एस्टेट इकोनॉमिक्स में, सीईटी मेंस में। एंड अगर आप +1 या +2 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको भी बहुत हेल्प होगी अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट चूज किया है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे नए कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अवसर लागत। ये अवसर लागत क्या है? अवसर हम वर्ड से ही समझ रहे हैं ना कि हमारे पास एक अवसर था लेकिन हमने उस अवसर को जाने दिया, छोड़ दिया। तो अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन हमने दूसरे ऑप्शन के लिए उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। क्या बोला? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसमें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चूजिंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ मैथ्स। अब मेरे पास दो सब्जेक्ट्स थे मेन, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैंने क्या किया, अपनी मास्टर्स के लिए चूज किया इकोनॉमिक्स को, किसकी बजाय? मैथ की बजाय। तो मैथ को छोड़ना ही क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इकोनॉमिक्स पढ़ने की। मतलब मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ ना, उसके पीछे क्या है? एक लागत है, एक कॉस्ट आई है मुझे, और वो कॉस्ट क्या है? मैथ को छोड़ना। इसको ना हम दूसरे तरीके से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्नर्स क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरीज ज्वाइन कर रखी है उन्होंने ताकि वो प्रिपरेशन कर सकें गवर्नमेंट जॉब्स की। क्या की है उन्होंने? लाइब्रेरी ज्वाइन की है। अब उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की लेकिन उससे उनको क्या हो गया? एक लॉस हुआ। वो लॉस क्या है? कि वो टाइम वो किसी प्राइवेट जॉब को दे सकते थे और मनी अर्न कर सकते थे। क्या? मनी अर्न कर सकते थे। तो अब देखिए, एक पर्सन है, उसने मास्टर्स, बीए, एमए सब कुछ किया हुआ है, तो वो कहीं भी एक अच्छी जॉब कर सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 15 टू 20,000 में। लेकिन उसने क्या किया? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की और उस जॉब को, प्राइवेट जॉब को छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20,000 रुपीज। तो वही, जब हम एक किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं और उसके अलावा दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ते हैं, तो वो क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, किसी भी चीज को चूज करने के लिए हमें जो छोड़ना पड़ता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ये कंसेप्ट इतना मेन क्यों है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? क्योंकि ये बेस बनता है हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। अब ये क्या चीज है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड के साथ। देखिए, हमें क्या बोल रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये क्या है? इसकी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जैसे टाइम की वजह से, कि एक टाइम हमने एक चीज को दे दिया जबकि वो टाइम हम दूसरी चीज को दे सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए, आपको दिखा रखा है, हमने गुड बी को चूज कर लिया। क्या किया हमने? ये गुड बी है ना, इसको चूज किया है। ठीक है, मान लो ये वीट है, तो इसको चूज करने के लिए हमने पीछे किसको छोड़ दिया? ए को। मान लो गुड ए हमारा क्या था? राइस थे। ठीक है, तो हमने वीट को लेने के लिए राइस को जो छोटा है, वही वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? वीट की। राइस आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट। ठीक है, चावल ही क्या है? अवसर लागत है किसकी? वीट की, गेहूं की।
ओके, आई होप ये आपको समझ आया है। अब मैं इसको आपको डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व क्या है और इसका इकोनॉमिक्स में किस सेंस में यूज किया जाता है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, ये शो करता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस चीज के, टू गुड्स के, यानी कि दो वस्तुओं के आपको क्या प्रोवाइड करता है, अधिकतम संयोजनों को दर्शाता है। अधिकतम संयोजन मतलब हाईएस्ट लेवल पे, कि उससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं, तो उन कॉम्बिनेशंस को दर्शाता है। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये एक कॉनकेव शेप की कर्व होती है। कौन सी शेप, कॉनकेव शेप, आपने सुना होगा अवतल लेंस, साइंस में पढ़ा होगा कभी। ठीक है, जो क्या होती है, ओरिजिन के तरफ फेस होता है जिसका, वो होती है हमारी कनकेव शेप की कर्व। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, अब हमारे पास फिक्स या लिमिटेड रिसोर्स है, तो उन लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट में से, जैसे हमारी प्रॉब्लम थी ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, क्या बनाएं। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम किससे शो होती है, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उसका यूज हम किस प्रोडक्ट के लिए करें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ। हमारा जो ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी। अब ये शो क्या करता है, देखिए, ये दो प्रोडक्ट्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिनको चूज करके हमें इक्वल लेवल ऑफ क्या मिलती है, प्रोडक्शन मिलती है। सॉरी, ये उन दो रिसोर्सेज को हमें बताता है, उन दो प्रोडक्ट्स को, कि जिनका यूज जब हम करते हैं ना, मान लो मेरे पास लेबर है फिक्स या फिर लैंड है फिक्स, तो उसका यूज मैं कैसे करूं दो प्रोडक्ट्स को बनाने में, ताकि मुझे बेस्ट आउटकम मिले, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का, कोई भी वेस्टेज ना हो। जैसे मैंने एक लैंड लिया, ठीक है, उस लैंड पे क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है वीट बनाने की, वहां पर राइस कम होता है। ठीक है, अब मैंने इस लैंड का यूज कैसे किया, वो ये शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि इसके हर पॉइंट पे, चाहे हम यहाँ देखें, ए पे देखें या बी पे देखें, हर पॉइंट पे ना हमारे रिसोर्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका अच्छा प्रयोग ना हुआ हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, जो भी हमें अंदर के पॉइंट मिलेंगे, जो भी पॉइंट हमारे इस कर्व के, ये देखिए ये हमारा पीपीसी है, जो भी पॉइंट इस कर्व के अंदर है ना, चाहे वो देखो सी पॉइंट हो, मैं एक और नया पॉइंट बना देती हूँ, बी पॉइंट, एल पॉइंट, सभी क्या शो करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स थे ना, उनका हमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमने अच्छे से रिसोर्स का इस्तेमाल किया होता, तो हम इस कर्व के ऊपर बैठे होते। ठीक है, हम यहाँ होते, किसी भी पॉइंट पे हो सकते थे, लेकिन हमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, इनसुफिशिएंट यूज किया, इनएफिशिएंट यूज किया। ठीक है, अच्छा यूज नहीं किया, इसकी वजह से हम क्या है, इस कर्व के अंदर है। तो यानी कि कोई भी पॉइंट जो अंदर होता है कर्व के, पीपीसी के, वो आपको बताता है कि हमारे रिसोर्स अच्छे से यूज नहीं हुए। उसके बाद आपके पास एक और पॉइंट आता है, जिसमें आप क्या करते हो, बाहर का पॉइंट चूज करते हो कोई, पीपीसी के बाहर, जैसे यहाँ, 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 ये उन पॉइंट्स को दिखाता है जिनको हम, जो अभी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है ना, उनकी हेल्प से अचीव नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ जाना है ना, तो हमें नेक्स्ट कर्व पे ही मूव करना पड़ेगा, और नेक्स्ट कर्व पे मूव करने का कोई आसान तरीका नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा चेंज आना जरूरी है इकोनॉमी में, तभी हम नेक्स्ट कर्व पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हर वो पॉइंट जो पीपीसी के बाहर है, वो आपको क्या दिखाएगा, ऐसे चीजें जो इम्पॉसिबल है,
जिनको हम करंट रिसोर्सेज की हेल्प से नहीं यूटिलाइज नहीं बना सकते, नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, अब देखिए मेन जो कंसेप्ट आता है कि जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, एस्टेट में तो खासकर ये पूछा जाता है टेक्निकल, कि जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है इसकी शेप कनकेव क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा ही क्यों है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कर्व क्या शो करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, क्या जो अवसर लागत है ना वो हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, और इसी के कारण ये जो कर्व है ये हमारा किस शेप का मिलेगा आपको, कनकेव शेप का। देखो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए ये वो पॉइंट है, मैक्सिमम लेवल। अगर मैं सारा ही, मान लो मेरे पास लैंड ही मैंने क्या मान लिया, अपना लिमिटेड रिसोर्स मान लिया, जमीन ही मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अब अगर मैंने पूरी जमीन पर वीट उगाई, क्या उगाई, गेहूं, मैंने पूरी जमीन पे गेहूं उगा दी, तो मैं मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर पा रही हूँ, 8 8 केजी लगा के चलो। ठीक है, शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 8 केजी प्रोडक्शन करी है जब मैंने सारा ही लैंड किसके लिए यूज कर लिया, वीट बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सारा ही यूज कर लूं क्या बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए, तो मैं राइस कितना प्रोड्यूस कर सकती हूँ, 10 केजी राइस में प्रोड्यूस कर सकती हूँ अगर मैं कंप्लीटली राइस बनाने के लिए इसको यूज कर लूँ। ओके, तो अब देखिए इस पे हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसमें हर प्रोडक्ट का अच्छे से यूज हो रहा होगा, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो अब यहाँ से देखिए आप, अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पास वीट ना हो, वीट के साथ साथ राइस भी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब मुझे 4, या आप ये लगा के चलो, जब मुझे 4 वीट चाहिए, कितनी चाहिए, 4 राइस चाहिए। यहाँ से देखो 1 1 1 2 3 4, जब मुझे 4 केजी क्या चाहिए, राइस, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है क्या, 1 केजी वीट को, 1 केजी वीट को मुझे त्यागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि तभी मैं इस पॉइंट पे पहुंच पाऊंगी। ओके, और यही पॉइंट क्या दिखाता है, ऑप्टिमल चॉइस। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने 4 केजी राइस चूज किया तो वेट कितना छोटा, 1 केजी वेट को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं नेक्स्ट 4 केजी राइस को चूज करती हूँ, मतलब क्या है कि अब मैंने फिर से राइस को चूज किया कि मैं 4 केजी नहीं, मैं तो 8 केजी चाहती हूँ। कितना चाहती हूँ, 8। देखिए पहले 4 के लिए मुझे कितना छोड़ना पड़ा था, 1 किलो, लेकिन अब देखो मैं कहाँ पे चली गई, 8 पे चली गई। अब मुझे कितनी वीट मिल पा रही है, बस 3 केजी, यानी कि पहले मुझे जो 7 केजी मिल रही थी अब उसकी जगह कितनी मिल रही है, 3 किलो। 7 में से 3 माइनस करोगे यानी कि आपको अब 4 किलो वीट लेने, राइस लेने के लिए, अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या हुआ है, 4 केजी अगर आपको राइस चाहिए तो आपको 4 केजी वीट ही छोड़नी पड़ रही है। कितनी छोड़नी पड़ रही है आपको, 4 केजी। तो यही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया है कि अब हमने क्या किया, पहले जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 केजी आई थी कि हमने 4 किलो राइस के लिए 1 किलो ही छोड़ा था, अब हम नेक्स्ट 4 के लिए, मतलब 4 तो हमने पहले ही खरीद लिए ना एक छोड़ के, अब नेक्स्ट 4 के लिए हमने कितने सेटिस्फाई किया है, 4 केजी, यानी कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यही हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बताता है
कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की जगह पैदा करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी। और इसका कारण क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्यों है इंक्रीज? देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने का मेन कारण क्या है? ये देखिए, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। नॉट इक्वली एफिशिएंट का क्या मतलब है कि जो लैंड है ना, वो ज्यादा अच्छी किसके लिए थे, वीट की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अच्छी थी वो, ठीक है। तो क्या था, अच्छी वीट हो रही थी, 8 kg वीट निकल रही थी हमारी। लेकिन अब हमने उस लैंड पे क्या कर दिया, राइस करना शुरू कर दिया, उत्पादन। देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि राइस बिल्कुल भी उत्पादन ना हो, लेकिन जो क्षमता होगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, कम। क्योंकि वो जमीन राइस के लिए नहीं बनी है, वो बनी किसके लिए, वीट के लिए। तो इसी को बोला है नॉट इक्वली एफिशिएंट। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि एक डॉक्टर है, ठीक है, और एक नर्स है, अगर उन दोनों को हम क्या बोले, डॉक्टर की जगह नर्स को यूज करना शुरू कर दें, तो क्या हम हमेशा यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ वर्क प्रॉपरली ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ही फुलफिल कर सकता है। तो इसी तरीके से कुछ चीजें क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, और वो एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एफिशिएंट चीजों की जगह नॉन एफिशिएंट चीजों का यूज करेंगे, उन चीजों का यूज करेंगे जो अच्छी नहीं है उसके लिए, तब हमें क्या होगा, नुकसान होगा, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक बात समझना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट लाई करते हैं पीपीएफ के ऊपर, यानी कि जो ये हमारा पीपीएफ था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसके ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहे थे, ये हमें क्या शो कर रहे थे, ऑल रिसोर्सेज यूज्ड फुली। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि कोई भी ना अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। और जो ये अंदर के पॉइंट है, ये क्या शो करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। अब इसके साथ ग्रोथ, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, जैसे मैंने बोला था कि करंट चीजों से तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होती है ना, तब हमारी पीपीसी क्या करेगी, शिफ्ट कर जाएगी। एक मिनट, इकोनॉमी में ग्रोथ होने से हमारी पीपीसी है जो, वो आगे की तरफ क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें हमने समझना है, वो क्या है हमारा, एमआरटी का कंसेप्ट। एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन से ही पता लग रहा है कि एक चीज की जगह दूसरी चीज को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, नॉर्मल शब्दों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही ये बताता है कि हमें एक चीज को जब एक यूनिट हम ज्यादा लेना चाहते हैं, जैसे राइस की अगर हम एक यूनिट ज्यादा लेना चाहते हैं ना, तब हमें वीट की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ रही है, वही क्या बताता है, आपका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं पीछे वाले एग्जांपल से आपको बताती हूँ, हमारी क्या थी, वीट थी जो पहले 8 थी, 7, और उसके बाद 3 kg है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी राइस थी, वो पहले कितनी थी, 0 kg थी। फिर हमने जब 4 kg राइस लिया तो 7, और जब हमने 8 kg राइस लिया तो ये। अब देखो, हमें यहाँ से निकालनी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, चेंज इन गुड 1 डिवाइड बाय चेंज इन गुड 2। अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो इन्होंने गुड 2 बोला है ना, ये वो वाली चीज है जो अब हमें अभी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हम दूसरी चीज को छोड़ रहे हैं, वही हमारी क्या है, गुड 2। यानी कि अब हमें क्या चाहिए था, राइस चाहिए थे, पहले 0 थे ना, हमें चाहिए थे 4, ठीक है। तो यानी कि देखो, 4 से 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि हमारे राइस में कितना चेंज आया, 4 का। अब देखो, जो वीट थी पहले 8 kg थी, अब कितनी हो गई थी, 7 kg, यानी कि कितना का डिफरेंस आया था, 1 का। तो 1/4, यानी कि हमारा 0.25 क्या आ गया था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पे चलें, अब हमने नेक्स्ट 4 यूनिट और इंक्रीज करनी है। y तो कितना इंक्रीज किया दोबारा से 4, यानी कि हम 4 से 8 पे गए हैं, और हमने वेट को कम कितना किया है 4 से, तो ये कितना आ गया 1। देखिए अब ये एमआरटी है नेक्स्ट पॉइंट की। हमारी एमआरटी फर्स्ट पॉइंट की क्या आई है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 0.25, और सेकंड वाले की क्या आई है 1। अब देखिए सेकंड वाले में कितनी ज्यादा है, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो 0.25 से बढ़ के कितनी हो गई है आपकी 1, यानी कि इसमें कितना चेंज आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 0.75 का। तो देखिए ये कितना ह्यूज चेंज है, ठीक है। यही है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक यूनिट बढ़ाने के लिए कितनी यूनिट त्यागनी पड़ रही है, ठीक है। यही है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे एचटेट में, एंड लेट्स बिगिन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ स्कार्सिटी चूजिंग वन गुड मीन्स गिविंग अप अनदर गुड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी गिवन गुड और सर्विस इज कॉल्ड डैश कॉस्ट, उसको कौन सी कॉस्ट बोली जाती है। क्या बोला है कि जो हम कमी की दुनिया में एक वस्तु का चुनाव करने का अर्थ है दूसरी वस्तु का त्याग करना, तो इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं। इन्होंने यही पूछा है कि जब हम एक के बदले दूसरी वस्तु को छोड़ते हैं तो उसे कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एस्टेट 2023 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है इसके लिए रीजन सही है या नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज जनरली कनकेव टू द ओरिजिन, कि जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो जनरली क्या होती है, नॉर्मल केसेस में कनकेव होती है। कनकेव किसके, ओरिजिन के। ये होता है हमारा कनकेव शेप, तो ऐसी ही होती है ना हमारी। देखिए इसका रीजन दिया है, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट। इंक्रीजिंग जो रिलेटिव कॉस्ट है उसके कारण ये क्या होता है, कनकेव होता है। तो देखिए ये कॉस्ट तो बिल्कुल ठीक है कि ये कनकेव होता है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, रिलेटिव कॉस्ट नहीं होती। तो सिर्फ स्टेटमेंट ठीक है और जो हमारा रीजन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। बोथ आर करेक्ट ये नहीं होगा, ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें यही पूछा है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्यों होता है कनकेव शेप का, अवतल शेप का, क्योंकि चलिए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से एस्टेट में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर पीवाईक्यूज हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द वर्ड ऑफ स्कार्सिटी चूजिंग वन गुड मीन्स गिविंग अप अनदर गुड, कि जब हम स्कार्सिटी के टाइम एक गुड को छोड़ के दूसरे गुड को क्या करते हैं, एक गुड लेने के लिए दूसरी का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो उस कॉस्ट को क्या बोला जाता है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। हमें इसमें बताना है कि स्टेटमेंट और रीजन में से कौन सा ट्रू है, ठीक है। और अगर दोनों ट्रू हैं तो वो भी बता सकते हैं। ये कब आया था हमारा, एस्टेट 2023 में। तो इसमें क्या पूछा गया है आपसे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज जनरली कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव का मतलब क्या है कि ये शेप होती है उसकी, ठीक है, अवतल। तो इसके पीछे का रीजन क्या दिया हुआ उन्होंने, दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट। देखिए रिलेटिव कॉस्ट भी आपकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि जो हमारा कनकेव शेप है वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो ये दोनों ही चीजें ठीक है।
तो यानी कि हम करेंगे बोथ आर करेक्ट बट सॉरी, हम इसमें करेंगे बोथ आर करेक्ट बट रीजन एंड रीजन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सही है ना? जो ये स्टेटमेंट है ये किसके कारण होती है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। हिंदी में भी एक बार देख लो कि जो ये हमारी उत्पादन संभावना वक्र है ये अवतल होता है और इसके पीछे का रीजन दिया हुआ उन्होंने सापेक्षिक लागत, जिसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is the production possibility curve concave to the origin? सेम क्वेश्चन अगेन है, अगेन आए हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ये एस्टेट 2021 में, जो पीछे था वो एस्टेट 2023 में आया था एंड उससे पहले वाला कब आया था? वो भी एस्टेट 2023 में ही आया था। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अब उन्होंने अपॉर्चुनिटी वर्ड नहीं दिया लेकिन उन्होंने क्या दिया है? कॉस्ट। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट इसका आंसर आ जाएगा, लागतों के बढ़ते हुए नियम। ठीक है, देन नेक्स्ट वन। अब इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग है। इन्होंने क्या बोला है? डिमिनिशिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लाइज। इन्होंने क्या बोला है कि अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है। हम अभी तक क्या बोल रहे थे कि जो हमारी एमआरटी है वो क्या होती है? इंक्रीज, इसलिए हमारी शेप क्या होती है? कनकेव। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर एमआरटी डिक्रीज हो रही है, एमआरटी हमारी क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इससे क्या होगा? जो हमारी शेप है ना वो इस तरीके से बनेगी कि अब हमारी कॉस्ट पहले से कम होती जा रही है। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्स। तो हमारा आंसर ये आएगा, कन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब आप सोचोगे कि क्या ये पॉसिबल है केस? हाँ जी, ये रियल लाइफ में भी केस पॉसिबल है। वो कैसे होगा? देखिए अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, मतलब एक की जगह हम दूसरे को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो और दोनों में ही कोई भी प्रॉब्लम ना आए यूज करने में, तब हम क्या बोलते हैं? कि वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम होने शुरू हो जाती है। इसमें हम लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लैंड है, वो दोनों ही फसलों के लिए ठीक है। अगर हम बीट की फसल कर रहे हैं उसके लिए भी और एक जौ की जो फसल होती है उसके लिए भी। तो क्या होगा अगर मैंने इस लैंड पे इतने पार्ट में क्या उगाया? बीट उगाई एंड इतने पार्ट में क्या उगाया? जौ उगाई। तो भी दोनों के लिए ही परफेक्ट है लैंड, तो दोनों ही अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह बीट की जगह आगे लैंड पे यूज करते जाऊं जौ, तो इससे होगा क्या कि अब मुझे ना इसकी कटाई में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बल्क में करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन जो कि कॉस्ट आती है वो वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि देखो हम इसकी फसल है जो जौ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक को बढ़ाने से हमारा क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। तो इससे हमारा क्या होगा? डिक्रीजिंग मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुरू हो जाएगी। तब हमारा जो बनेगा पीपीसी वो बनेगा कन्वेक्स। ठीक है, उत्तल बोलते हैं और उदगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन। इतना ही है इसके लिए। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एचटेट में बनते हैं, और सीईटी वालों के लिए भी ये बहुत जरूरी क्लास है। आपने थैंक यू पूरा इसको वॉच किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।